नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। नमस्ते, वंदे मातरम। अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने इस राष्ट्रीय पेज पर एबीवीपी वॉइस के पेज पर आयोजित होने वाले आज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं, जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हों, आप सभी का आज के इस फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। अपने कार्यकर्ता निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। आदर्श शुक्ला जी का नमस्ते के लिए मैसेज है, पुजारी जी ने वंदे मातरम कहा है, मोनू झा जी ने नमस्ते कहा है, तामे सियान जी ने भी नमस्ते कहा है, अमित जी नमस्ते, रामपाल जी वंदे मातरम, काजल नमस्ते बहन। अपने लगातार ऐसे सभी कार्यकर्ता और न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि ऐसे छात्र समुदाय जो विद्यार्थी परिषद के मत को समसामयिक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर शिक्षा के संबंध में जो आज एक वर्तमान सिनेरियो है, जो वर्तमान परिस्थिति है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसे सभी छात्र समुदाय के वो सभी छात्रगण और साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद के भी अपने सभी कार्यकर्ता जो कि छात्र भी हैं, वो सभी लगातार अपने इस लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस लाइव में, जो कि एबीवीपी के नेशनल पेज पर हो रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोरोना की इस वर्तमान परिस्थिति में, जो कि द्वितीय लहर की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ भी होंगे, और स्वस्थ एवं सुरक्षित होते हुए भी अपने स्थान पर रहते हुए हम निरंतर सेवा कार्यों में संलग्न होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे, लोगों की सहायता हेतु आगे आ रहे होंगे, ऐसे मैं ये एक अपेक्षा करती हूँ। कोरोना की ये वर्तमान परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति में भी हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर हैं और सेवा कार्य आदि में अपनी सहभागिता को प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक हम सभी के लिए गर्व का विषय भी है और हम सभी का अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी बताता है। तो अपने कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने विषय को अभी आरंभ कर सकती हूँ। आप सभी कार्यकर्ता निरंतर जुड़ रहे हैं, जिनके भी नमस्ते एवं वंदे मातरम का मैसेज आ रहा है, आप सभी को मेरा नमस्ते एवं वंदे मातरम। कोरोना की इस द्वितीय लहर में ऐसे वो सभी लोग जिन्होंने इस कोरोना की परिस्थिति में अपने प्राण को गंवाया है, जो असमय काल कबलित हुए हैं, ऐसे सभी व्यक्ति के प्रति मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से यह कामना भी करती हूँ कि ईश्वर उन सभी लोगों को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ताकि वो सद्गति को प्राप्त हो सकें। मेरी ऐसी एक कामना है पूरे विद्यार्थी परिषद की ओर से। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की इस वर्तमान परिस्थिति में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस द्वितीय लहर के दौरान भी वो अपना सेवा कार्य करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम देखें तो कहीं पर मिशन आरोग्य के नाम से, कहीं मिशन आरोग्य रक्षक के नाम से, कहीं ग्राम संजीवनी के नाम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज अपने प्राणों की सुरक्षा करते हुए पूरे ही सावधानी के साथ में वो पीपीई किट को पहन करके स्क्रीनिंग करने के लिए, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए वो बस्तियों में, गांव में जा रहे हैं, और ये कहते हुए कि सर्वे संतु निरामयाः, इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए, सभी के स्वास्थ्य की सुखद कामना करते हुए वो गांव गांव में जाते हुए कि गांव गांव जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, कोरोना मुक्त बनाएंगे, इस वाक्य को आधार वाक्य बनाते हुए आज गांव में और बस्तियों में वो स्क्रीनिंग करने के लिए जा रहे हैं। और जो भी ऐसे कोविड के लक्षण जिनके अंदर दिखते हैं, वो तुरंत उन्हें कोविड केयर सेंटर में उन्हें पहुंचाना हो या विभिन्न प्रकार की सहायता उन्हें देनी है, कुछ दवाइयों के बारे में उन्हें जानकारी देनी हो, ऐसी सभी प्रकार की जानकारी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। और इस प्रकार से वो गाँव में और बस्तियों में लोगों की सहायता हेतु आगे बढ़ रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोरोना की परिस्थिति को हम वहाँ पर गाँव में और कस्बों में या फिर बस्तियों में उत्पन्न नहीं होने दें, और हम इस वाक्य को चरितार्थ कर सके कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। इस कोरोना की द्वितीय लहर की परिस्थिति में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राशन किट का वितरण करना हो, भोजन का वितरण करना हो, रक्तदान करना हो, प्लाज्मा देना हो, या फिर जो एसेंशियल सामान है वो छात्र समुदाय तक पहुंचाना हो, या फिर किसी आम नागरिक तक पहुंचाना हो, किसी के घर तक जाकर के यदि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर तक देने का काम अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है।
इस द्वितीय लहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश भर में 16,235 यूनिट रक्तदान किया गया है। ऐसे ही 4,749 प्लाज्मा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश भर में जरूरतमंद लोगों को दिया गया। हम यदि ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात करें तो एबीवीपी के द्वारा 16,967 ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए गए, लोगों की सहायता की जिनको भी आवश्यकता रही। यदि अगर हम आज के अपने शिक्षा जगत की बात करें तो शिक्षा जगत में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, परंतु उन समस्त प्रकार के परिवर्तन को भी विद्यार्थी परिषद ने उन्हें समाहित करते हुए उन परिवर्तन के दौरान किस प्रकार की समस्याएं छात्र समुदाय को आ रही हैं, उस समुदाय की छात्र समुदाय की समस्या को संबंधित मंत्रालय को बताना हो या फिर उस समस्या के समाधान हेतु अपने सुझाव भी प्रस्तुत करने हो, इन दोनों ही भूमिका का निर्वहन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और संबंधित मंत्रालयों में चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही स्थानों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा जगत से संबंधित समस्याओं को पहुंचाया है। हम देखते हैं कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम को लेकर के एक बहुत बड़ी चर्चा समाज में रही और विद्यार्थी परिषद ने भी गत वर्ष यदि हम कोरोना की परिस्थिति में देखें तो तब भी अपने सुझाव मंत्रालय को सौंपे थे। वर्तमान की परिस्थिति में भी जब शिक्षा जगत से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं तो उस समय में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मंत्रालय को ज्ञापन सौंप करके उन्हें ज्ञापन प्रेषित करके शिक्षा जगत की समस्याओं से अवगत कराया गया और समाधान हेतु निवेदन भी उनसे किया गया था। हम यदि देखें तो आज केंद्र के द्वारा जो कक्षा 12 की सीबीएसई की परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं निरस्त कर दी गई और आईसीएसई बोर्ड की उसके पश्चात हमने न्यूज़ में ही पढ़ा कि आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। तो ये जो परीक्षाएं निरस्त की गई, अगर कहा जाए तो विद्यार्थी परिषद ने अपना मत रखा, परंतु जो परीक्षाएं निरस्त हुई वो कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए या फिर केंद्र को जो फीडबैक मिले, जो हर एक स्थान से जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई, निश्चित ही वैसी जानकारी प्राप्त करते हुए फीडबैक लेते हुए ही वैसा निर्णय लिया गया होगा। और आज यदि हम देखें तो बहुत से राज्य के जो बोर्ड हैं, जो स्टेट बोर्ड हैं, उनमें भी कई स्थानों पर परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं, तो कहीं स्थानों पर निर्णय नहीं लिया गया है। यदि मैं केरल की बात करूं तो केरल राज्य के द्वारा मार्च में ही परीक्षाएं कक्षा 10 की और 12वीं की संपन्न करा ली गई थी। और यदि मैं अभी तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु के द्वारा जो स्टेट बोर्ड है उस पर एग्ज़ाम के बारे में 12th क्लास के बारे में अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की यदि बात करें तो महाराष्ट्र भी आज परीक्षा जो 12 की परीक्षा है उसको निरस्त करने के पक्ष में है। कर्नाटका में अभी ऐसी स्थिति कुछ साफ नहीं हो पा रही है कि आगे आने वाले समय में कैसी परीक्षाएं होंगी, नहीं होंगी, मूल्यांकन होगा तो किस स्तर का मूल्यांकन होगा। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कक्षा 12 की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल ऐसे सभी स्थानों पर कक्षा 12 की परीक्षाएं निरस्त की गई हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। बंगाल में परीक्षाएं होंगी, एक ऐसा एक सूचना हमें जो लोगों के माध्यम से, बंगाल के लोगों के माध्यम से जो पता चला है वह यह है कि बंगाल में परीक्षाएं होंगी। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की स्टेट बोर्ड्स में भी अभी सरकार के द्वारा कई स्थानों पर निर्णय लिए गए हैं, तो कई स्थानों पर निर्णय अभी तक पेंडिंग है, जो अभी निर्णय नहीं लिया गया है। तो वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिए जाएं और विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्रों के स्वास्थ्य एवं उनके भविष्य दोनों को लेकर के ही सजग रहती है और छात्रों के स्वास्थ्य एवं उनके भविष्य को लेकर के जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। इस प्रकार ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। विद्यार्थी परिषद ने हम समय समय पर अपना मत आदि हमने प्रकट किया ही है। आगे आने वाले समय में भी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षाओं के बारे में भी ऐसे छात्र जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट किया है या हम बोल सकते हैं कि जिनकी 12th की परीक्षाएं निरस्त हुई हैं और वो अगली कक्षा में जा रहे हैं, ऐसे स्नातक के विषय में भी छात्रों के मन में बहुत सारे संदेह होंगे। जहां पर मेरिट के बेस पर प्रवेश लिए जाते हैं, उन शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के मन में भी बहुत प्रकार के प्रश्न होंगे कि आखिर किस प्रकार से मेरिट निर्धारित होगी और उनका प्रवेश भी किस प्रकार से होगा। यह भी प्रवेश के बारे में भी एक प्रश्न उत्पन्न होगा। तो इसके बारे में भी विद्यार्थी परिषद एक लंबी चर्चा करेगा, सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे हम, और साथ ही
चर्चा करते हुए ही कोई एक मार्ग निकालने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। और विद्यार्थी परिषद छात्र समुदाय की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर सजग है और बहुत ही उत्कंठित तरीके से प्रसन्न होकर के हम छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु अग्रसर होते हैं और छात्रों के समस्याओं के समाधान हेतु हम निरंतर लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि ऐसे छात्र जिनकी आज फाइनल ईयर की यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो कई स्थानों पर तो ऐसा है कि जहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की यदि बात करें तो कई स्थानों पर ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं संपन्न करा ली गई हैं, परंतु कई स्थानों पर अभी परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कहीं पर राज्य विश्वविद्यालयों में, उनके कॉलेजेस में, उनके महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को अगली कक्षा में बिना परीक्षा के, बिना मूल्यांकन के प्रमोट भी किया गया है। ऐसे भी निर्णय कई स्थानों पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे छात्र जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके परिणाम जल्द से जल्द आने चाहिए। विदेश जाने के इच्छुक छात्र जो कि अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले हैं, उनको भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उनको सुविधाएं प्रदान की जाएं और ताकि वो ठीक तरीके से विदेश में जाकर के एडमिशन लेकर के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें और वापस भारत आकर के अपनी सेवा प्रदान कर सकें। ऐसी भी हम अपेक्षा कर सकते हैं। शिक्षा की वर्तमान समय में यदि हम बात करें या फिर आगे आने वाले समय में, तो शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर भी एक लंबी चर्चा करने की आवश्यकता बनेगी समाज के अंदर, जिसमें सारे ही शिक्षा के सभी स्टेक होल्डर शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर आकर के चर्चा करें, उसके ऊपर डिस्कशन करें। एक ऐसी भी हमारी अपेक्षा है। हम देखते हैं तो यदि यूपीएससी की तैयारी करने वाले ऐसे छात्र जिनका कोरोना की परिस्थिति में पिछले 2 वर्षों में जिनका यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट रहा, वो चाहे एज के अनुसार हो या फिर अटेम्प्ट के अनुसार हो, ऐसे छात्रों को भी 1 वर्ष का एक अतिरिक्त प्रयास उनको प्रदान किया जाए, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। इसकी मांग भी विद्यार्थी परिषद ने केंद्र सरकार से की है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय भी हो। यदि हम देखें तो INICET की जो परीक्षा भविष्य में होने वाली थी, जो कि निरस्त की गई एम्स के द्वारा, और पुनः एम्स के द्वारा परीक्षा होने के 16 जून को परीक्षाएं करानी है, तो जस्ट उसके 18 दिन पहले यह घोषणा की जाती है कि परीक्षाएं संपन्न होंगी। तो ऐसे में छात्र समुदाय दुविधा में है कि पीएमओ के द्वारा जिस प्रकार की घोषणा की गई थी कि वो 100 दिन की कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवा प्रदान करें, कोविड के लिए कोविड के विरोध में अपनी सेवा प्रदान करें, तो ऐसे छात्र में संदेह की स्थिति भी अभी व्याप्त है कि वो किस प्रकार से सेवा दें अथवा वो अपने प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करें। तो इस समस्या को भी ध्यान में रखते हुए एबीवीपी के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री अपने हर्षवर्धन जी को और साथ ही साथ एम्स दिल्ली के डायरेक्टर को भी हमने अपना ज्ञापन प्रेषित किया है और ये अपेक्षा करते हैं कि छात्रों को सुविधा प्रदान की जाएगी और परीक्षा के कम से कम 1 माह पूर्व परीक्षार्थियों को सूचित किया जाएगा कि परीक्षाएं आपकी 1 माह पश्चात संपन्न होंगी। इसके बारे में भी ऐसे ही एनडीए और सीडीएस की परीक्षा देने वाले जो छात्र जिनका पिछले वर्ष हो या फिर इस वर्ष में हो, जिनकी उम्र जिनकी आयु परीक्षा के दायरे में नहीं आ पा रही है, जिनकी आयु आगे निकल गई है, उनके लिए भी हम ये आग्रह करेंगे कि उन्हें भी कम से कम 1 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए, ताकि ऐसे युवा देश के, जो देश के बॉर्डर पर जाकर के, जो देश की सेना में सम्मिलित होकर के कार्य करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 1 मौका और प्रदान किया जाए इस कोविड की विशेष परिस्थिति को देखते हुए। हम देखते हैं कि यदि हम वर्तमान परिस्थिति की आज अगर बात करें तो वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हम सभी को देखने में आता है कि पंजाब का एक लड़का जो कि यूट्यूबर है, जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए और हमारे भारत के किसी एक राज्य के विषय में, राज्य के लोगों के विषय में एक अभद्र टिप्पणी करता है, एक गैर संवैधानिक टिप्पणी करता है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, और उस गैर संवैधानिक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, उसको सजा भी हो, ऐसा हम समझते हैं। परंतु कभी इस विषय के बारे में विचार किया कि यदि आज किसी दूसरे राज्य में रहने वाला एक व्यक्ति अपने भारत के ही किसी दूसरे राज्य के रहने वाले व्यक्ति के विषय में ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहा है, आखिर उसकी मानसिकता क्या है? क्या उसने कभी नहीं सोचा कि इस एक राज्य के रहने वाले व्यक्ति यदि अपने शारीरिक सौष्ठव के आधार पर या शारीरिक संरचना के आधार पर आप उनको किसी दूसरे स्थान का कैसे बता सकते हैं? क्या उस छात्र को या उस एक व्यक्ति को ये कभी जानने का या समझने का अवसर ही नहीं मिला
ये हम देखें यदि पिछले 70 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 70 वर्षों में क्या हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से कभी हमें ये पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का क्या योगदान रहा? क्या हमें ये आज प्रश्न उठाना पड़ेगा? मैं ऐसे अपने राहुल गांधी जी से भी प्रश्न करना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी, आखिर मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि पिछले 70 वर्षों में हमारे भारत के जो स्कूल का पाठ्यक्रम है या फिर कॉलेज का जो पाठ्यक्रम है, उस कॉलेज के पाठ्यक्रम में रानी माँ गाइदिल्लू के विषय में क्यों नहीं पढ़ाया गया? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि मनीराम देवान जी के विषय में क्यों नहीं पढ़ाया गया? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कियांग नंगबाह जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? तजी मिंडरे जी के बारे में, कुशल कोवार जी के बारे में, शूरवीर के बारे में, हेम बरुआ जी के विषय में, यू तिरोध सिंह श्याम जी के बारे में, भागेश्वरी फुकनानी जी के बारे में, या फिर चेंग जापो कुकी जी के बारे में, या फिर लाचित बरफुकन जी के बारे में हमारे पाठ्यक्रमों में क्यों नहीं पढ़ाया गया? मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि इतने वर्षों से लेकर के इतने हमारी स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर के पिछले 70 वर्षों में हमारे देश के पाठ्यक्रमों में पूर्वोत्तर के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई? या फिर वहाँ की विविधता के बारे में जानकारी हमें क्यों नहीं दी गई? वहाँ की प्रसिद्ध बांस की वस्तुओं के विषय में हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई? वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में आखिर हमें पाठ्यक्रमों के माध्यम से क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्या ये पूरी एक रणनीति के तहत, क्या ये पूरी एक स्ट्रेटेजी के तहत ऐसा नहीं किया गया कि पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर हिस्से की उस सुंदरता के बारे में, वहाँ की क्वालिटीज़ के बारे में, वहाँ के गुणों के बारे में भारत के अन्य राज्यों में निवास करने वाले, अन्य छोर पर निवास करने वाले छात्रों को उनके पाठ्यक्रम से अनभिज्ञ रखा गया, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से पूर्वोत्तर के ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, रानी माँ गाइदिल्लू के बारे में, लाचित बरफुकन जी के बारे में पता नहीं चल सके। मैं राहुल गांधी जी आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि जिस महाभारत में मणिपुर के बारे में चर्चा की गई है, मणिपुर का जिक्र किया गया है, आखिर ये पाठ्यक्रमों में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्या अगर ये इतने वर्षों से लेकर के आज तक यदि पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता तो क्या किसी भी एक व्यक्ति की ये हिम्मत होती कि वो ये सोच पाता कि ये हमारे देश के हैं या नहीं है, या इनका शारीरिक संरचना किन से मिलती है, किन से नहीं मिलती है? जिन पूर्वोत्तर के जिस गौरव को, पूर्वोत्तर के जिस ज्ञान परंपरा को, पूर्वोत्तर की जिस प्राकृतिक सौंदर्य को पाठ्यक्रमों के में पढ़ाया जाना चाहिए था, इतने वर्षों तक हम सभी भारत के सभी छात्र समुदायों को उन सभी विषयों से हम लोगों को अनभिज्ञ रखने का प्रयास किया गया। क्या ये पूरी एक योजना के तहत नहीं किया गया? राहुल गांधी जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। और यदि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एनईपी के माध्यम से, यदि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एनईपी के माध्यम से, या फिर कहें तो ऐसे ही प्रस्तावों में अपने स्वभाषा के द्वारा, अपने स्वभाषा, स्वसंस्कृति और पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के बारे में पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने की बात करती है, तो आखिर वो शिक्षा के भगवाकरण की बात कहाँ से हो गई? मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि पाठ्यक्रमों में रानी माँ गाइदिल्लू के विषय में पढ़ाया जाए, तो क्या वो शिक्षा का भगवाकरण हो गया? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि लाचित बरफुकन जी को भारत के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाए, तो क्या वो शिक्षा का भगवाकरण हो गया? जब विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि कुशल जी को और मनीराम जी के विषय में भारत के पाठ्यक्रमों में, 12th के पाठ्यक्रमों में, स्कूल के और कॉलेजेस के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाए, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में पढ़ाया जाए, तो क्या वो शिक्षा का भगवाकरण हो गया? माननीय राहुल गांधी जी, वो शिक्षा का भगवाकरण नहीं, वो शिक्षा का भाटी है जिसके विषय में पढ़ती है। और हम अपने वाक्य पर हैं, चाहे मैं अपने विद्यार्थी परिषद के द्वारा बात करूं, तो आप लोगों ने, आपकी उच्च राजनीति के माध्यम से आपने हमेशा भारत के एक राज्य को दूसरे राज्य से बांटने का प्रयास किया। आपने हमेशा प्रयास किया कि एक राज्य दूसरे राज्य से नफरत लोगों को बांटने का प्रयास आप करते रहे, परंतु विद्यार्थी परिषद है जो एकात्मता के सूत्र में पूरे देश को बांध कर आगे बढ़ाता है, छात्र समुदाय के हित में एकात्मता को संचित करते हुए उनको सराबोर कर आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1966 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन सील इस आयाम की स्थापना की गई, और उसके पश्चात से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयासों के द्वारा सील के माध्यम से आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी भारत के अन्य क्षेत्र में आते हैं, और भारत के अन्य क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाते हैं। पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर के ऐसे छात्र जो कभी ट्रेन में भी, हमें ऐसा भी अनुभव सील के माध्यम से आया कि पूर्वोत्तर राज्यों के ऐसे छात्र जिन्होंने कभी रेल नहीं देखी, जिन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी, ऐसे छात्र रेल में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली तक आते हैं। दिल्ली में आकर के राष्ट्रपति भवन के दर्शन करते हैं, वो इंडिया गेट का दर्शन करते हैं, वो पार्लियामेंट हमारा देखते हैं, वो विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, अपने पूर्वोत्तर राज्य की सुंदरता और वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की खासियत के बारे में बताते हैं और अपनी मांगों को भी वो रखते हैं। और यहाँ आकर के वो पूर्वोत्तर से जब अन्य राज्यों में आते हैं तो अन्य राज्यों में आकर के वो एक दूसरे राज्य में एक परिवार पे रहते हैं, किसी होटल में वो नहीं रहते बल्कि परिवार में रहते हैं। परिवार में रहते हुए वो जिस राज्य में, जिस व्यक्ति के परिवार में रहते हैं, उस राज्य की संस्कृति, वहाँ के खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की भाषा, उनको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जब भारत के अन्य हिस्सों से विद्यार्थी जब पूर्वोत्तर जाते हैं तो वो भी पूर्वोत्तर में जाकर के किसी के घर पर रहते हैं। तो पूर्वोत्तर में यदि वो मणिपुर में किसी के घर पर रहते हैं तो मणिपुर के उस कल्चर को, वहाँ के खान पान को, वहाँ की परंपरा को, वहाँ की वेशभूषा को, वहाँ के बोलने के तरीकों को वो समझते हैं और वहाँ की परंपराओं को जानने का प्रयास करते हैं। ये है विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जाने वाला एकात्मता का प्रयास। और मुझे गर्व है कि किरण रिजिजू जी उसी सील के एलुमनाई भी हैं। ऐसे विद्यार्थी परिषद की दृष्टि से हम देखें तो आज सील के ऐसे बहुत सारे सील में जाने वाले लोग, मुझे अफसोस रहेगा कि मैं कभी सील के डेलीगेशन का उस पार्ट नहीं बन पाई, पर मेरी जानकारी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सील के डेलीगेशन में जो लोग गए, सील में गए और उन्होंने उस राज्य की उस डाइवर्सिटी को एंजॉय किया। सिर्फ एंजॉय ही नहीं किया बल्कि जब वो वापस लौट के आए तो उनके मन में उस राज्य के प्रति सम्मान भी हमें देखने को मिला, वहाँ के लोगों के प्रति और अधिक प्रेम हमें देखने को मिला। तो यदि पाठ्यक्रम के माध्यम से ये संभव नहीं हो सका एकात्मता का सूत्र बनाना, तो विद्यार्थी परिषद ने सील अपने आयाम के माध्यम से उस एकात्मता को, भाव को चरितार्थ करने का प्रयास किया। और उस सील को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि मेरा घर हो या हो गुवाहाटी, मेरा देश मेरी माटी। तो ये विद्यार्थी परिषद का भाव है, जो विद्यार्थी परिषद आज एकात्मता के भाव को सभी में सम्मिलित करके आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा ही जब देश की एकात्मता को देखते हुए हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए 1982 में चलो असम का नारा घुसपैठियों के विरुद्ध में दिया और असम में जाकर के इसके विरुद्ध में आंदोलन भी किया। 2012 में कोकराझार में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद में पूरे देश भर में पूर्वोत्तर छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी विद्यार्थी परिषद ने अभियान अपने हाथ में लिया था। 2015 में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स एंड यूथ पार्लियामेंट का आयोजन विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न छात्र संगठनों से छात्र नेता विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में, विद्यार्थी परिषद के बैनर तले उस नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स का जो सम्मेलन हुआ उसमें सम्मिलित हुए और सबने एक साथ मिलकर के पूर्वोत्तर के विकास के विषय में, सम्मिलित विकास के विषय में चर्चा की। 1989 में ऑन द स्पॉट स्टडी टूर विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें नशाखोरी, चकमा शरणार्थियों की समस्या, घुसपैठ आदि विषयों के बारे में विद्यार्थी परिषद के द्वारा अध्ययन किया गया था। समय समय पर विद्यार्थी परिषद पूर्वोत्तर में होने वाली, पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन 7 सिस्टर्स में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में हम अध्ययन भी करते हैं और उनके निवारण हेतु हम प्रयास भी करते हैं। यदि विद्यार्थी परिषद के अन्य प्रयासों के बारे में बात करें तो 2014 में जो विद्यार्थी परिषद की मैंगलोर के अंदर जो विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक हुई, उस बैठक में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के छात्रों की सुरक्षा एवं शिक्षा हेतु सकारात्मक पहल हो, इस विषय से इस टाइटल को आधार बना करके विद्यार्थी परिषद ने अपना प्रस्ताव भी पारित किया। साथ ही 8 जुलाई 2014 को तत्कालीन मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया था और पूर्वोत्तर के छात्रों के बारे में एक लंबी चर्चा उनसे हमने अपना ज्ञापन सौंपकर की थी। ऐसे ही 31 जुलाई 2012 को भी असम में हो रही हिंसा के विषय में भी विद्यार्थी परिषद ने अपना ज्ञापन आदि सौंपा था और ज्ञापन सौंप करके छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु हमने आग्रह किया था। 2018 में गुवाहाटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक हुई, उसमें भी पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्रकार से नए नए प्रकार के अवसर उभरे और उन अवसरों के उभरने के बाद में पूर्वोत्तर राज्य का पूर्ण रूपेण विकास हो सके, 7 सिस्टर्स का पूर्ण रूपेण विकास हो सके, इसके बारे में भी विद्यार्थी परिषद ने जानकारी अपने प्रस्तावों के माध्यम से साझा की थी और साथ ही साथ में जो सुझाव विद्यार्थी परिषद के थे वो भी विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रस्ताव के
माध्यम से वो सुझाव भी प्रस्तुत किए थे। ऐसे ही समय समय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पाठ्यक्रमों में पूर्वोत्तर के योगदान को, पूर्वोत्तर राज्यों की जो ज्ञान है उसको सम्मिलित करने की मांग समय समय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की थी, और आज भी हम उन्हीं के विषय में उन्हें पाठ्यक्रमों में ही सम्मिलित किया जाए, इसके बारे में भी हम ध्यान दे रहे हैं और लगातार अपनी मांग को भी बुलंद करते हैं। आज यदि हम देखें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो जैसी हमें जानकारी हम सबको प्राप्त है, उस हिसाब से यदि कहें तो आज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर काम चल रहा है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि उस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इन सब विषयों के बारे में विचार किया जाएगा। 2009 का अभी तक वो बना हुआ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ही चल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या पूरी की स्ट्रेटेजी के साथ में इस प्रकार की बातों को समाहित करते हुए हम सभी छात्र समुदाय को पूर्वोत्तर राज्य की उस सुंदरता से, उसके ज्ञान से, उसके वैभव से, वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों से, देश की स्वतंत्रता में उनके कंट्रीब्यूशन से हम सभी को अनभिज्ञ रखा गया, हम सभी को अज्ञान रखा गया। जब हम अज्ञान होंगे तो हम विभिन्न प्रकार की अभद्र टिप्पणियां भी करने के लिए आगे आएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने उस राज्य को समझें, अपने भारत की इस विविधता को जानें, समझें, एंजॉय करें, और उस विविधता में जो एकात्मता स्थित है उस एकात्मता के भाव को चरितार्थ करके हम आगे बढ़ें। यह भी आशा रहेगी कि सिर्फ स्कूली शिक्षा में ही नहीं बल्कि कॉलेज की शिक्षा में भी, कॉलेज में जो पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रमों में भी इसके विषय में, पूर्वोत्तर राज्यों के विषय में चर्चा की जाएगी, और ताकि हम इस डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, और जो हमारा पूरा देश एक है, जो हम कहते ही हैं कि अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, तो इस नारे को हम पूर्ण रूपेण चरितार्थ कर सकें, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी ही हमारी कुछ अपेक्षा भी है। मैंने कुछ प्रश्न भी छोड़े हैं और उम्मीद करती हूँ कि उन प्रश्नों का जवाब भी हमें मिलेगा कि आखिर 70 वर्षों तक हम सभी छात्र समुदायों को पूर्वोत्तर के उस समस्त प्रकार के योगदान से हमें अनभिज्ञ क्यों रखा गया, पाठ्यक्रमों में हमें इतने वर्षों तक क्यों नहीं पढ़ाया गया कि पूर्वोत्तर राज्यों का कॉन्ट्रीब्यूशन देश के लिए क्या था। मुझे इतने धैर्यपूर्वक इस लाइव के माध्यम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ऐसे सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आज के इस लाइव वीडियो में आने के लिए, मुझे देखने और मुझे सुनने के लिए एक बार पुनः मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप सभी ने अपने बहुमूल्य कमेंट भी आज के इस लाइव वीडियो में अपने छोड़े हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि हम सभी अपने अपने घरों पर रहते हुए या अपने अपने स्थान पर रहते हुए सुरक्षित रह करके जो हमें विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, चाहे मिशन आरोग्य हो, मिशन आरोग्य रक्षक हो, ग्राम संजीवनी मिशन हो या अलग अलग प्रकार के मिशन हो, इनके माध्यम से जो हमें भारत का नागरिक होने का जो धर्म निभाने का दायित्व मिला है, अपने भारतीय होने का जो दायित्व निभाने का एक अवसर मिला है, हम अपने उस दायित्व का निर्वहन करेंगे और अपने भारत को और आगे लेकर के जाएंगे और ये प्रण लेंगे कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। तो इस लाइव वीडियो में मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।